नमस्कार। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं पाठ संख्या 12 की ओर। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? राशि के गुण और स्वरूप, या कहते हैं राशियों की संज्ञा। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था चर, स्थिर, द्विस्वभाव, धातु, मूल और जीव के विषय में। उसके पिछले कक्षा में पढ़ा था हम लोग सम, विषम, सौम्य और क्रूर, पुरुष और स्त्री राशि के विषय में। और उसकी आवश्यकता हमें चर स्थिर में किस तरह से हुई, और फिर चर स्थिर की आवश्यकता यहां किस तरह से होगी, उसको भी समझेंगे। तो आज बात करेंगे तत्वों की। और हम सभी जानते हैं कि 5 तत्वों से ही ब्रह्मांड की सृष्टि बताई गई है। और 5 तत्व क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो यहां हम सिर्फ राशि 12 हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से राशियों को विभाजित कर दिया जाता है, जो कुछ भी हम बताते हैं, और हमारे लिए समझने में आसान हो जाता है। तो 5 तत्वों की बात करेंगे तो फिर तो हमको, अगर 3-3 राशि लिखा हमने अभी, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, तो 15 राशियां होनी चाहिए। तो यहाँ 15 राशियां नहीं है, हमको 12 राशियों में ही बताना है। तो 12 राशियों में यहाँ क्या किया गया कि आकाश तत्व को अलग कर दिया गया है राशियों से। कि जब राशियों की बात होगी तो हम आकाश तत्व को छोड़ देते हैं, और अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब क्षिति, जल, पावक और ये समीर, आकाश को अलग कर लिया, गगन को अलग कर लिया। तो ये भी आप लोगों ने जाना। तो अब हम कितने तत्वों की बात करेंगे? 4 तत्वों की बात करेंगे राशियों में। और 4 तत्वों की ही संज्ञा यहां राशियों को मिली है, ये हमको जानना है। तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, और इसी की विवेचना हम करते रहते हैं। और जो भी विवेचना करते हैं उसमें कुछ न कुछ नया होता है। और इस तरह से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमको रटने की जरूरत नहीं होती। फिर भी यदि आप कागज पेन के साथ बैठते हो, नोट करते हो, तो विस्मृतियों में कभी ध्यान रखने के लिए ये जरूरी है, इसलिए आप नोट करते रहेंगे। अब यहाँ ये क्रम याद रखना है कि पहला अग्नि हो, दूसरा पृथ्वी हो, तीसरा वायु हो और चौथा जल हो। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये याद हो जाए। पहला अग्नि हो, दूसरा पृथ्वी हो, तीसरा वायु हो और चौथा जल हो। अगर ये क्रम याद है तो देख लीजिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये क्रम से हो गया। 1, 2, 3, 4, 1 मतलब मेष, 2 मतलब वृष, 3 मतलब मिथुन और 4 मतलब कर्क। और फिर 5वीं राशि ऊपर, 5, 6, 7, 8, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। यदि हमको ये क्रम याद है और हमने कहीं लिख लिया और हम इसके विषय में भूल भी गए, तो हम इसको क्रम से लिखते चले जाएंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा। ये क्रम यदि याद है और ये पहली राशि भी हमको याद हो गई है, तो भी मेरे लिए आसान हो जाएगा। 1 में +4 कर लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसमें +4 कर देंगे तो ये प्राप्त होगा। हम लोग 6ठी 7वीं में जब गणित पढ़े होंगे तो इस तरह के संख्याओं को प्राप्त करने की विधि हमको बताई भी गई है। तो ये भी समझ लिए, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। इसलिए भी हमने कहा था कि जब हम आपको नंबर से राशि बताएंगे तो याद करना आसान होगा, रटने की जरूरत नहीं होगी। वायु की बात कर लेते हैं तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो अगला अर्थात तुला 7 प्राप्त हो जाएगा, तुला में 7 जोड़ेंगे तो 11 अर्थात कुंभ प्राप्त हो जाएगा। जल की बात करेंगे तो 4 में 4 प्लस करो 8 हो जाएगा, 8 में 4 प्लस करो तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। तो आसान हो गया ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने यह जान लिया कि हमको याद करने में आसान किस तरह से होगा।
ये हमको प्राप्त हो गया है। अब अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इसके भी विषय में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि जो पूर्व में हम आप लोगों को बताए थे उसको यहाँ अग्नि, पृथ्वी और वायु और जल के संदर्भ में किस तरह से लिया जाए। तो पूर्व में जो हम बताए थे वो आप लोगों को याद होगा, वो बताए थे चर, अचर और द्विस्वभाव। ये 3 प्रकृति की राशियां होती थी, बताया मैंने। ये 3 प्रकृति की राशियों के विषय में बताया था। 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11 और 3, 6, 9, 12, ऐसा हम लोगों ने वहां पढ़ा था। अब चर का कैसा स्वभाव होता है ये जाना था, स्थिर का कैसा स्वभाव होता है ये जाना था, और द्विस्वभाव जातक का किस तरह का स्वभाव होता है ये भी हम लोगों ने वहां जाना था। अब जब अग्नि प्रकृति की बात होती है तो ये 1 अर्थात मेष, ये कौन सी राशि के अंदर आता है? चर राशि के अंदर आता है। अब ये सिंह राशि की बात कर लेते हैं तो सिंह राशि किसके अंतर्गत आ रहा है? अचर। अब धनु की बात कर लेते हैं तो धनु देखिए यहां द्विस्वभाव के अंतर्गत आता है। तो हमने कहा कि ये हमारे शास्त्रों की सुंदरता है। विभाजन कितना स्वाभाविक है कि यदि अग्नि तत्व प्रधान राशियों की बात करें तो वहां तीनों प्रकृति को समान रूप से अधिकार प्राप्त है, या कहें तीनों प्रकृति की राशियों की चर्चा हो गई है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि चर, अचर और द्विस्वभाव में हमारे सौम्य और क्रूर राशियों की चर्चा हुई थी, सम और विषम की चर्चा हुई थी। जैसे ही आगे बढ़े हम, तो अब जब इन 3 प्रकृति में हमने 12 राशियों को समझा और अब 4 तत्वों में समझना है, तो इन तीनों प्रकृति की भागीदारी समान है। सिर्फ ये नहीं कि अग्नि तत्व में ही ऐसा हुआ है, पृथ्वी तत्व में भी देखिए 2। अब ये 2 नंबर की राशि यदि आपको याद है तो ये स्थिर राशि है, अचर राशि है। 6 नंबर की राशि कन्या, ये द्विस्वभाव राशि है वहां, और 10 नंबर की चर राशि है। तो ये हो गया अचर, और ये हो गया द्विस्वभाव, और ये हो गया चर। देखा ना आप लोगों ने, यहां भी ये तीनों प्रकृति की राशियों का चर्चा हो गया। अब जब वायु प्रकृति की बात कर लेते हैं तो इसमें भी ये तीनों प्रकृति की बात आएगी। अब वायु में ये पहला जो है ये द्विस्वभाव है, ये दूसरा तुला जो है, अब यहां आप देख सकते हैं कि तुला चर में आता है, और ये तीसरा जो है ये स्थिर या अचर कहते हैं, ये अचर के अंतर्गत आता है। तो आगे बढ़ते हुए जब जल तत्व की बात करेंगे तो ये 4 चर में आएगा, 8 अचर में आएगा, और 12 अर्थात मीन द्विस्वभाव राशियों में आएगा। अब प्रयोग में कैसे लाएंगे ये समझना जरूरी है। अब यहां हम ये नहीं बताएंगे कि आप प्रयोग में लाने के लिए यहां सम विषम को एक ही में क्यों नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब देखने की बारी आएगी तो वो भी होगा। सम विषम की भी बात होगी, स्त्री सौम्य की भी बात होगी, पुरुष क्रूर राशि है उसकी भी बात होगी। तो ये अग्नि तत्व प्रधान राशि आप देख रहे हैं 1, 5 और 9, अर्थात मेष, सिंह और धनु। अब ये तीनों के तीनों पुरुष प्रकृति के हैं, ये आपको यहां दिख रहा है। तीनों के तीनों को क्रूर कह सकते हैं,
तीनों की तीनों राशियां विषम राशि कह सकते हैं। अब जब अग्नि से आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी पर आएंगे, तो यहां देखिए 2, 6, 10 सम राशि है, स्त्री राशि है, सौम्य राशि है। पुनः जब वायु प्रकृति में जाएंगे तो 3, 7, 11 तीनों विषम राशि है और तीनों क्रूर राशि है, तीनों पुरुष राशि है। और यहां वायु प्रकृति है। और जब जल तत्व की बात करेंगे तो 4, 8, 12 ये तीनों समराशि हैं, सौम्य राशि कहते हैं। और तीनों की प्रकृति क्या होगी? जल प्रकृति, जल तत्व की राशि होगी। तो हम जो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, कितने सुंदरता से आगे उसको बताया गया है। जिस तरह से हम बताए हैं, इस तरह से आप किसी भी शास्त्र में ढूंढेंगे, या आज तक हम ये नहीं कहते, जितने भी विद्वानों ने पुस्तक लिखा, इस तरह से चर्चा नहीं प्राप्त है। ये हम आपको अपने 25 साल के अनुभव की बात बता रहे हैं और हमने ये ठाना है, ये माना है कि हम ज्योतिष को बहुत सरलता से बताएंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब जब किसी जातक के विषय में हमको बोलना होगा, हम जानते हैं कि इसी 12 राशियों में से कोई न कोई राशि किसी न किसी जातक की होगी। यदि सिंह राशि किसी जातक की है तो वो स्वभाव से पुरुषोचित गुण होगा, उसका स्वभाव में क्रूरता होगी, अग्नि तत्व प्रधान होगा, अर्थात क्रोध बहुत जल्दी आएगा। ये हम लोग यहाँ समझ गए। अब पृथ्वी तत्व में से किसी की बात कर लेते हैं। ये हमने स्थिर राशि की बात की, अर्थात यहाँ अडिगता भी होगी। जो हम बात करेंगे उससे डिगेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब यहाँ द्विस्वभाव कन्या की बात कर लेते हैं। वो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी का मतलब है भार, फिक्स। यहाँ भी स्थिरता की बात होती है, यहाँ भी अडिगता की बात होती है। लेकिन यहाँ हम अडिग रहेंगे, लेकिन अगर कोई बहुत अधिक प्रयास कर लिया तो फिर हम अपने विचारों को जरूर बदल लेंगे। लेकिन यदि किसी की वृष राशि है और वो पृथ्वी तत्व राशि है, तो ये कौन सी राशि है? स्थिर है। तो ऐसे जातक नहीं बदलेंगे। लेकिन बदलेंगे नहीं, आप कितना भी प्रयास करेंगे तो उग्र भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सौम्य राशि है। तो ऐसे जातक को समझना मुश्किल हो जाएगा कि हम जो इतनी देर से उसको बता रहे थे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, क्या उसने माना या नहीं माना। यदि आप ज्योतिष हैं तो ये जान लीजिए कि ऐसे जातक नहीं बदल रहे हैं। लेकिन पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनके अंदर सौम्यता है। अब चर प्रकृति भी है, ये भी स्थिर होंगे, लेकिन यहां बदलना मुश्किल है। लेकिन प्रयास करने के बाद सौम्यता पूर्वक ये अपने विचारों को बदलेंगे, या इनका विचार परिवर्तनशील होगा, स्वभाव में भी सौम्यता होगी। तो हम लोग समझ सकते हैं ना कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल की कल्पना क्यों हुई। अब 5 तत्वों की अगर हम बात करें और शास्त्रीय श्लोकों को यहाँ रखना शुरू करें तो हमको लगता है कि 2, 4, 5 दिन हमको आगे चलना पड़ेगा। अब ये तत्वों को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये मानव शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है। और जब रोग व्याधि की बात करेंगे तो वहाँ यदि राशियों को तत्वों से नहीं समझेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि विकार किस कारण से हुआ। क्योंकि यदि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल सारे तत्व यदि हमारे शरीर में समान भाव से काम कर रहे हैं तो हम रोगी नहीं हो सकते। तो इन सबको भी समझेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं, और पहला यही ज्योतिषियों के लिए जानना जरूरी है कि हमारे सामने जो अपेक्षा लेकर के आए हैं, पहले हम उसके विषय में कुछ बताएं, ताकि उनको ये पता चले कि हमको ज्योतिष आता है। तब फिर वो जो प्रश्न करेंगे, और जब आप उनके विषय में बताने में सक्षम होंगे, तभी आप उनके प्रश्नों के उत्तर देने में भी सक्षम होंगे। इसीलिए अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल को भी जानना जरूरी है। याद रखने में कितना आसान है ये भी आपने समझ लिया। यहाँ ये 3 प्रकृति की जो राशियाँ होती हैं, तीनों को समान रूप से भाग प्राप्त है या स्थान प्राप्त है, ये भी हम शास्त्रों की सुंदरता के रूप में समझे।
यहाँ ये भी समझे कि जो अग्नि प्रकृति की राशि है वो क्रूर राशि है, और जो वायु प्रकृति की राशि है वो क्रूर राशि है, और जो पृथ्वी प्रकृति की राशि है वो सौम्य राशि है, और जो जल प्रकृति की राशि है वो भी सौम्य राशि है। तो हम एक एक को जोड़ते हैं और सबकी व्याख्या मिला करके जब करेंगे तभी हम निश्चित रूप से जान पाएंगे कि हम जिस जातक के विषय में बोल रहे हैं वो कितना हम सच बोल पा रहे हैं। अब अग्नि को, पृथ्वी को, वायु को, जल को अलग से समझा, चर स्थिर द्विस्वभाव को भी अलग से समझा, पुरुष राशि है स्त्री राशि है उसको भी अलग से समझा। अब सबको समझते हुए हम एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं कि हम क्या क्या बोल सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं, तो हमको याद भी हो जाएगा पीछे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो जैसे हम मेष राशि के विषय में अब हमको बोलना है, किसी जातक की राशि मेष है, तो हम जानते हैं पहले कक्षा में हमने पढ़ा कि ये पुरुष राशि है, वहीं पढ़ा कि ये क्रूर राशि है, उसी कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि ये विषम राशि है। अगली कक्षा में जब हम आए तो हमने पढ़ा कि ये चर राशि है। उससे जब आगे बढ़े तब हमने पढ़ा कि ये अग्नि तत्व प्रधान राशि है। अब अगर हमको पुरुष, क्रूर, विषम, चर और अग्नि ये सारी संज्ञाएं यदि मेष की याद है तो मेष राशि के जातक के विषय में बताना सरल हो जाएगा। ऐसे जातक को कहेंगे गुस्सा तो आता है आपको लेकिन वो परिवर्तनशील है, चर है। क्रूरता आपके अंदर है, आपको मानना पड़ेगा, और सारे गुण जो हैं पुरुषोचित गुण हैं, आप पुरुषार्थ के धनी हैं, ऐसा हम लोग कहेंगे। अब विषम राशि है तो विषम परिस्थितियों में भी आप सम रह सकें ऐसा आपका गुण हो सकता है। तो मेष राशि के स्वभाव के विषय में हम लोगों ने आज तक जितना पढ़ा, हम कहे थे कि ज्योतिष के सिद्धांत को भी धीरे धीरे समझेंगे। तो बताना कितना आसान हो गया कि मेष राशि के जातक के गुण कैसे होंगे, आचरण कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, ये मेरे लिए समझना आसान है। आगे हम ये भी जानते हैं, लोग पूछते हैं कि हमको कौन से राशि वालों से मित्रता रखनी चाहिए, किससे शत्रुता रखनी चाहिए, कौन राशि वाला मेरा मित्र होगा, कौन मेरा शत्रु होगा और कौन सम होगा। इसको भी जानेंगे। और कैसे जानेंगे? जब हम इन सबको समझ पाएंगे तो वहाँ जानना आसान हो जाएगा और याद रखना नहीं जरूरी आपके लिए। हम जानते हैं कि अभ्यास से ही आ जाएगा, जितने सरलता से हम आपको बता रहे हैं कि अभ्यास से ही आ जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि वृष राशि के जातक। आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग राशियों की चर्चा करेंगे, लेकिन अगर ना भी करें तो भी आप समझ जाएंगे कि वृष राशि के जातक को हम कैसे देखेंगे। तो ये सम राशि है, इसी को स्त्री राशि भी कहते हैं, और इसके जो स्वभाव होते हैं वो सौम्य होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा कि ये स्थिर राशि है, जिसको अचर राशि कहते हैं, या हम अंग्रेजी में फिक्स कहते हैं, फिक्स साइन है। और हम लोग जब आगे बढ़े तो ये पृथ्वी तत्व है, अर्थात भार लिए हुए है, ये अडिग है, स्थिर है, पृथ्वी की भांति। हम लोग पृथ्वी मूव करता है ये जानते हैं, लेकिन हम तो मूव नहीं करते, हम गिरते नहीं। अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं गिरते, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो पृथ्वी की तरह दृढ़ है, ऐसा हम लोग बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं कि वृष राशि है तो स्वभाव तो सौम्य होगा, लेकिन अंदर से दृढ़ता होगी। अब दृढ़ता होगी और वो दृढ़ता समाप्त होना मुश्किल है, लाख प्रयास कर लिया जाए।
ऐसे जातक अपने विचारों को परिवर्तित नहीं करते। लेकिन सौम्य होने के कारण हम समझ नहीं सकते कि जातक अंदर से इतना जिद्दी है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे कि आपका बेटा बड़ा जिद्दी होगा या आपकी बेटी बड़ी जिद्दी होगी। लेकिन जब बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आपका स्वभाव अडिग होगा, आपकी राशि स्थिर है, पृथ्वी तत्व की राशि है, सौम्य राशि है। लेकिन ये पता नहीं चलने देंगे कि हमारा स्वभाव बहुत अड़ियल है। लेकिन ज्योतिष जान जाएंगे। हम कैसे जानते हैं? ये यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, न हम कभी चमत्कार की बात करेंगे। चमत्कार की बात करने से ही हमारा ज्योतिष बदनाम होता है। हम तो सिर्फ ज्ञान की बात करेंगे। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त है? तो वेदों से प्राप्त है। हम आज जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो वेदांग की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ज्ञान की बात करेंगे। हम हमेशा कहते रहते हैं, आप जानते हैं कि ज्ञान हो तो कल्याण हो। यदि हमको ज्ञान होगा तो हमारा कल्याण होगा। यदि हम नहीं जान पाएंगे तब लोग कहेंगे कि ज्योतिष में इस तरह से चमत्कार होता है। मैंने आपको बताया, कुछ नहीं बताया, सिर्फ हमारी जानकारी है, हमारे पास शिक्षा मैंने ग्रहण किया है और हम इसको तर्क से समझते हैं, इसीलिए हम आपको बता सकते हैं। आप भी सीखेंगे, आप भी बताएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि आपके अंदर भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम बता रहे हैं, हमारे पास ज्ञान है, आप उसका लाभ ले रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।